स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव आज आपके लिए 6 जून 2020 एक करंट अफेयर लेकर आया हूं और ये करंट अफेयर पूरी तरह से हिंदी में है और इसका पूरा एनालिसिस किया गया है। और ये करंट अफेयर मैंने द हिंदू से, पीआईबी की रिपोर्ट से और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से ली है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट रहने वाला है और यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से करंट अफेयर मैंने बनाए हैं। और अगर कोई नॉर्मल एग्ज़ाम का भी बच्चा इनको करता है तो उसको जितने भी जीके के सब्जेक्ट हैं सब में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये पूरी सीरीज़ आप यूट्यूब पे पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। डेप्थली करंट अफेयर को कैसे पढ़ना होता है उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चीज़ों को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर है, यमन की सहायता राशि में कटौती। तो जो यमन है उसकी सहायता राशि में यूनाइटेड नेशन के द्वारा कटौती कर दी गई है कि हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, वो युद्धग्रस्त यमन में दी जाने वाली सहायता राशि में उसने कटौती करने का निर्णय लिया है। और यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब यमन एक गृह युद्ध जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो गृह युद्ध के साथ साथ वो कोरोना वायरस से भी जूझ रहा है। तो इस समय में संयुक्त राष्ट्र ने यमन की सहायता राशि में कटौती की है। तो ये एक बात हो गई। अब हम कुछ इसकी प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठन ने ऐसे समय में यमन की सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है जब कोविड-19 का खतरा उस पर चल रहा है। कोविड-19 का खतरा चल रहा है और सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय में यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं। तो यमन में जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसमें से लगभग 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं इस सहायता राशि में कटौती के चलते। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमन में वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के तहत मिलने वाले खाद्यान्न में कटौती कर दी है और अस्पतालों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में भी कमी कर दी है। तो ये सारी बातें हैं यमन में। तो यमन की सहायता राशि में कटौती कर दी गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है बच्चे, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छा करंट अफेयर है ये। दूसरा करंट अफेयर की बात करते हैं, भारत भूटान पर्यावरणीय समझौता। तो भारत और भूटान के बीच में एक पर्यावरणीय समझौता हुआ है और ये जो समझौता है ये पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दोनों देशों के बीच में पर्यावरण संरक्षण को लेकर और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। ठीक है, तो इस समझौते के जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या है कि यह समझौता हस्ताक्षर करने की तारीख से 10 वर्षों तक के लिए लागू होगा। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, दोनों देशों के द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस समझौते में वायु अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों में शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। वायु के ऊपर चर्चा की गई है, वायु प्रदूषण, अपशिष्ट, रासायनिक प्रबंधन के ऊपर चर्चा की गई है, जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय क्षेत्रों में ये चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में या जून में भारत किस देश के बीच में भारत के साथ पर्यावरणीय समझौते हुए थे? तो भूटान के साथ समझौता किया है भारत ने पर्यावरणीय क्षेत्र में। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। यूएनएससी चुनाव से पूर्व भारत का प्राथमिकता पत्र अभियान। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव से पहले भारत का जो है प्राथमिकता पत्र अभियान चालू किया है भारत ने, ताकि उसको 2 साल के लिए एक अस्थायी सदस्य के रूप में, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जा सके। ठीक है ना, तो ये आगे चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम पूरा चर्चा करते हैं। तो विदेश मंत्रालय, जो भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसने 17 जून 2020 को होने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चुनाव में निर्वाचित सीट जीतने के लिए भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार कर इसे एक अभियान के रूप में शुरू किया है। तो ये एक बात है भाई। ठीक है, तो 17 जून को यूएनएससी के चुनाव होने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, तो इस चुनाव में जनरली 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर भारत इसमें चुन लिया जाता है तो अगले 2 साल के लिए, अगले 2 साल मतलब 2021 और 2022 के लिए ये
यूएनएससी का एक अस्थायी सदस्य बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी भारत पहले भी अस्थायी सदस्य बन चुका है। ठीक है, तो वो सारी मैं चर्चा करूँगा। तो इसके लिए एक प्राथमिकताओं, जो भारत की प्राथमिकता है वर्ल्ड लेवल पे, उसकी रूपरेखा रखते हुए एमईए ने एक अभियान छेड़ दिया है और इस प्राथमिकता का एक प्रचार करेगा भारत वर्ल्ड लेवल पर कि उसकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है? ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्य जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं के आगामी कार्यकाल 2021 और 22 के लिए होने हैं। ठीक है, तो 5 गैर जो नॉन परमानेंट 5 मेंबर है उसके लिए चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, और भारत जो है वो G4 समूह, जैसा G4 समूह कौन कौन सा है? भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी के देशों के साथ यूएनएससी की स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। ठीक है, तो भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, ये 3 देश जो हैं, जापान, ब्राज़ील और जो जर्मनी हैं। ठीक है, जिसे हम जापान, ब्राज़ील और जर्मनी, जिसे हम JBG कह सकते हैं। ठीक है, तो JBG जो है ये भारत का समर्थन में है। ठीक है, तो इनके साथ ये मांग कर रहा है कि इसे सदस्य बनाया जाए, उसके लिए इसे चुना जाए। ये पूरी एक चुनाव होता है पूरा। तो भारत ने जो प्राथमिकताएं सूची अपनी दी है, जो एमईए मिनिस्ट्री है भारत की, उसने प्राथमिकता सूची में क्या क्या रखा है वो सारी चीज़ें देखते हैं। प्रगति के नवीन अवसर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और समस्याओं के समाधान के लिए मानव स्पर्श को ध्यान में रखकर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। तो ये भारत की प्राथमिकताएं हैं वर्ल्ड लेवल पर। एक लास्ट लाइन मैंने लिखी है, इसके लिए जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा 5S को प्रचार किया जा रहा है। 5S क्या क्या है? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। ठीक है, सम्मान, फिर है बच्चे संवाद, फिर है सहयोग, फिर है बच्चे शांति और फिर है समृद्धि। तो ये 5S शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है आगे आने वाले एग्जाम में कि 5S जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, या इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव को लेकर और एसएससी प्रोस्पेक्टिव को लेकर। देखते हैं भाई कि यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। ठीक है, यूएनएससी के स्थायी और गैर स्थायी सदस्य। तो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 15 सदस्यों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जो 5 जो सदस्य हैं स्थायी सदस्य हैं, और इसमें 10 जो हैं वो गैर स्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, अभी जो फिलहाल गैर स्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? बेल्जियम, डोमिनियन गणराज्य, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विसेंट, ग्रेनडाइज, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, वियतनाम। ये सारे जो हैं ये कौन से सदस्य हैं बच्चे? ये गैर स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो 10 गैर स्थायी सीटों को क्षेत्रीय आधार पर विकसित किया गया है। तो जो गैर स्थायी सदस्यों का ही चुनाव होता है। तो अभी जो चुनाव है 17 जून को, वो गैर स्थायी सदस्य को लेकर, स्थायी तो जो है वो हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो इन्हें क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया है। तो जो 5 सीट है, इन 10 सीट में से 5 जो सीट हैं ये अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए है। अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए है। 1 सीट पूर्वीय यूरोपीय देशों के लिए है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के लिए 2 सीट हैं और पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के लिए 2 सीट हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सीट हैं वो अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए 5 सीटें हैं। तो भारत भी इन्हीं 5 सीटों में अपनी लड़ाई लड़ेगा। इवन जो अभी चुनाव होने वाले हैं वो सिर्फ 5 सीटों को ही लेकर चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है। तो भारत की अब तक यूएनएससी में सदस्यता कब कब भारत को मिली है, अस्थायी तौर पर या गैर स्थायी तौर पर कब कब भारत को सदस्यता मिली है? अंतिम बार भारत को वर्ष 2010 में चुना गया था। किस वर्ष के लिए? 2011-12 के लिए चुना गया था, गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो जब 2010 में भारत को चुना गया था उस टाइम पे 190 देशों में से 187 वोट भारत को पड़े थे कि 190 में से 187 देशों ने भारत का समर्थन किया था गैर स्थायी सदस्य के रूप में। ठीक है, इससे पहले भी भारत जो है वो 7 बार चुना जा चुका है। ठीक है, इससे पहले
मतलब इससे पहले 2010 का मिलाकर। अगर इस बार भी भारत चुन लिया जाता है यूएनएससी की सदस्यता के लिए, तो टोटल 8 बार चुना जा चुका है अब तक भारत। ठीक है, तो अब तक भारत कितनी बार चुना जा चुका है? 8 बार चुना जा चुका है यूएनएससी की सदस्यता के लिए। ठीक है, तो 1950 से 51, 1967 से 1968, 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 से 92 और 2011-12 की अवधि के लिए गैर स्थायी रूप में 7 बार चुना जा चुका है भारत अब तक। ठीक है, तो भारत की जीत की संभावनाएं क्या क्या हैं? तो मैं एक कुछ फैक्ट आपके सामने रखता हूं कि जैसे भारत वर्ष 2013 में 2013 से लेकर 2021-22 के लिए यूएनएससी के लिए चुने जाने के लिए तैयारी कर रहा है। हर वर्ष ये तैयारी करता है कि ये चुना जा सके। और 2022 में क्या है कि भारत की 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ है ना, सॉरी 75वीं 75वीं इंडिपेंडेंस डे हमारा 2022 में। ठीक है, तो इसके लिए वो अपना और ज़्यादा दावा पेश करना चाहता है ताकि वो 2021 और 22 के लिए चुना जा सके भारत। ठीक है, तो भारत जीत के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अभी फिलहाल में 193 सदस्य हैं। जब पिछली बार चुना गया था तो 190 सदस्य थे। तो 193 सदस्य में से 2/3 बहुमत भारत को मिलना चाहिए, तभी वो सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। तो 193 में से उसे कम से कम 129 सीटें मिलनी चाहिए। अगर उसे 129 सीटें नहीं मिली तो वो भारत चुना नहीं जा सकता अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने एक बिल्कुल आपके सामने फैक्ट और फिगर से चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चे। ठीक है, तो इसमें एक और मैं आपको बात बता दूं कि अभी जैसे भारत ने 370 हटाई है और सीए लागू किया है अपने यहाँ, तो इसके चलते जो मुस्लिम देश हैं वो भारत का इसमें इस वोटिंग में ज़रूर विरोध करेंगे। तो भारत की राह जो है इतनी आसान नहीं है, और चाइना तो विरोध करेगा ही करेगा, और चाइना के जो करीबी देश हैं वो भी इसका विरोध करेंगे। तो भारत की राह यूएनएससी में इतनी आसान नहीं है कि इतनी आसानी से जीत जाए। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स हैं। तो देखते हैं 17 जून को क्या होता है, भारत इस चुनाव को जीत पाता है कि नहीं जीत पाता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर बच्चे चलते हैं, चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास। तो जैसा कि अभी चीन के साथ विवाद चल रहा है, लद्दाख प्रांत में पूरा जो बॉर्डर लाइन है चीन के साथ वो पूरा विवादित है। तो इसको चलते ही भारत ने एक डिसीजन लिया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो चीन से सटे हैं उसमें हम विकास करेंगे। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु क्या है? प्रमुख बिंदु है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती क्षेत्र हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत ये इस धनराशि को वितरित किया जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 19-20 में 825 और अगले साल के लिए 20-21 के लिए 784 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो जो BADB है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये क्या चीज़ है? तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना थी 1985 से 90s के दौरान की गई। ठीक है, वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 17 राज्यों में 111 सीमावर्ती जिलों में 394 सीमाखंड शामिल हैं। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक खुशहाली और उन्हें कनेक्टिविटी संबंधी सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सुविधाओं को सुलभ कराना है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई BADB प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम के तहत जो एक्स्ट्रा अटेंशन दी गई है वो किसको दी गई है? वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो वो बूस्ट करेगी इंडिया चाइना के बॉर्डर, जो 3,488 करोड़ का जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इस क्षेत्र में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगी। और इसके लिए एक फंडिंग उसने तैयार करी है अभी फ़िलहाल में 78.4 करोड़ की जो फंडिंग दी है वो कहाँ पर स्पेंड की जाएगी? वो स्पेंड की जाएगी बच्चे लद्दाख में,
अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। इन 5 राज्यों के जो सीमावर्ती विलेजेस हैं, जो गांव हैं, इसमें इसकी फंडिंग 78.4 करोड़ की फंडिंग को उपयोग किया जाएगा। और इस फंडिंग के चलते ये जो प्रोजेक्ट आवंटित किया गया है, इस प्रोजेक्ट में रोड्स बनाई जाएंगी, ब्रिजेस, है ना, मिनी स्टेडियम, हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, हॉस्टल्स, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा अटेंशन दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बच्चे चलते हैं। कोहला जल विद्युत परियोजना, जो ये कोहला जल विद्युत परियोजना है, ये पाकिस्तान में हो रही है। ठीक है, तो पाकिस्तान की एक परियोजना है। ठीक, तो देखते हैं क्या भाई। तो चीन ने भारत की आपत्ति के बावजूद भी, ठीक है, चीन ने भारत की आपत्ति के बावजूद भी चीन पाकिस्तानी आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जो पीओके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय ले लिया है। भारत ने इस पे आपत्ति जताई है इसके बावजूद भी, और यहाँ पर इसने 1024 मेगावाट वाली कोहला जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो ये एक योजना बनाई गई है। ठीक है, कोहला जल विद्युत परियोजना 1124 मेगावाट कोहला जल विद्युत परियोजना, जो कि पीओके में बन रही है। ठीक है, तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इसके प्रमुख बिंदु हैं भाई, चाइना द्वारा जल विद्युत परियोजना का ब्यौरा जो है पाकिस्तान की प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो है 127वीं बैठक के दौरान पेश किया गया। चीन द्वारा इस परियोजना को झेलम नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोहला परियोजना है वो पीओके में बनाया जा रहा है। और किस नदी पर है बच्चे? झेलम नदी पर है। तो याद रखना इस चीज़ को। और परियोजना का उद्देश्य क्या है कि पाकिस्तान में उपभोक्ताओं के लिए 5 बिलियन यूनिट की अधिक स्वच्छ और कम लागत वाली बिजली उत्पन्न कराना, और स्वतंत्र बिजली उत्पादक के क्षेत्र में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के तहत एक बड़ा निवेश कर रहा है चाइना, इसमें 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, देखते हैं भाई, जो CPEC है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये टोटल 3000 किलोमीटर है। ठीक है, लंबे CPEC का उद्देश्य क्या है कि पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि यह गलियारा चीन के सिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। ठीक है, तो जो चीन का जो सिंजियांग प्रांत है वो किससे जुड़ा है? पाकिस्तान के जो ग्वादर बंदरगाह है इसको इससे जोड़ता है। 3000 किलोमीटर लंबा ये गलियारा है। और CPEC पीओके से होकर भी गुजरता है, जिस पर भारत द्वारा लगातार यह विरोध किया जा रहा है। और पीओके में यह आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता का हनन है। जैसे पीओके में कोई बाहरी देश आकर इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता, ये एक ट्रीटी साइन हुई थी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि। अब बात करते हैं, ये एक नई न्यूज़ है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि। ठीक है, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे बच्चे। तो देखते हैं कि क्या है हुआ है इसमें। तो जून माह के पहले सप्ताह में इक्विटी मार्केट में FPI में भारी वृद्धि देखने को मिली है, जो कि इस वर्ष की सबसे ज़्यादा वृद्धि है, अब तक की सबसे ज़्यादा वृद्धि है। FPI क्या होता है मैं आगे आपको समझाता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस सप्ताह में निवेश देखने को मिला है। तो जून 2020 में पिछले सप्ताह में 5 दिनों के व्यापार के दौरान 5 दिनों में ही लगभग 21,000 करोड़ के शेयर की खरीद की गई है, 5 दिन के अंदर ही। ठीक है, जो कि निवेशकों का एक बाजार के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है बाजार में, कि बाजार में निवेश किया जा रहा है। ठीक है, और इससे पहले 2020 में सबसे अधिक जो था वो मई माह में निवेश किया गया था। मई माह में 14,569 रुपये का निवेश किया गया है मई माह में, लेकिन अब जून में हो गया है लगभग 21,000 करोड़ का निवेश हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कि FPI क्या है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्ट है बच्चे, वो किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा
किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जो बाहर का जो व्यक्ति है वो किसी कंपनी में निवेश कर रहा है, वो डायरेक्ट उसमें निवेश नहीं करेगा, डायरेक्ट किसी भी कंपनी में निवेश नहीं करेगा, वो उसके शेयर में निवेश कर रहा है, शेयर को खरीदेगा या बॉन्ड को खरीद के निवेश करेगा। तो इस निवेश को हम एफपीआई कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस के शेयर हैं, रिलायंस इंडिया की कंपनी है। अब कोई अमेरिका की कोई व्यक्ति है या अमेरिका की कोई संस्था है, वो रिलायंस के शेयर को खरीद रही है, तो इसे हम कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई कहेंगे। ठीक है बच्चे। तो एफपीआई में निवेशक जो होता है, जो निवेश करता है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफडीआई से बिल्कुल अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसमें इनडायरेक्ट निवेश किया जाता है, लेकिन जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, वो बिल्कुल अलग है। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे कोई बाहर का बंदा या बाहर की कोई संस्था है, वो भारत में आकर कोई कंपनी स्थापित कर रही है, अपना एक इंडिविजुअल टर्म खोल रही है, ठीक है, तो उसे एफडीआई कहेंगे। ठीक है, तो ये अंतर होता है इसके बीच में। तो इसके जो विपरीत है बिल्कुल ये एफपीआई और एफडीआई, ठीक है, इसके विपरीत कंपनी में प्रबंधन, उत्पादन, विपणन आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। तो ये बिल्कुल एक बात मैंने बताई, डिफरेंस बिटवीन बताया एफपीआई और एफडीआई में। एफपीआई के तहत जो निवेशक होते हैं वो शेयर के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में वो लाभ को प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। एफपीआई का जो विनियमन है वो सिक्योरिटी और एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, सेबी के द्वारा किया जाता है एफपीआई का जो विनियमन है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब एक और इकोनॉमिक्स का जो टर्म है वो भी हम समझते हैं, राइट इशू क्या होता है। राइट इशू बहुत ज़्यादा एसएससी और केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ राइट इशू, राइट इशू क्या है। तो राइट इशू किसी कंपनी द्वारा पूंजी जुटाने का वह माध्यम है जिसके तहत वह अपने मौजूदा शेयर धारकों को कंपनी में अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, तो रिलायंस ने मार्केट में अपने मान लो 10% शेयर बेच दिए, मतलब एक अधिकार दे दिया कि 10% शेयर को लोग आकर खरीद सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने राइट इशू किया, ठीक है, अपने शेयर को खरीदने का अधिकार दिया लोगों को, तो वो एक राइट इशू है रिलायंस के द्वारा। अब जो उस शेयर को खरीदेगा, बाहर की कंट्री का कोई बंदा या कोई संस्था बाहर की कंट्री का उस शेयर को अगर खरीदता है, तो वो क्या कर रहा है, वो रिलायंस के शेयर में एफपीआई कर रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये एक कनेक्ट है राइट इशू और एफपीआई के बीच में, ये मैंने आपको एक समझाया। तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जो राइट इशू एक ऐसे शेयर धारक को कंपनी में उस मौजूदा शेयर के अनुपात में और बाजार की तुलना में कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। राइट इशू जो हैं, मौजूदा शेयर धारकों को कंपनी द्वारा राइट इशू के तहत दिए गए शेयर को खरीदने की बाध्यता नहीं होती है। कंपनी द्वारा ऋण की वृद्धि किए बगैर पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पूंजी जुटाने के लिए राइट इशू का प्रयोग किया जाता है कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ पे बच्चे चलते हैं। एक एस्टेरॉयड खोजा गया है। खोजा क्या गया है, खोजा पहले ही गया था 2002 में, लेकिन अभी हाल ही में ये पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है ये एस्टेरॉयड, और इस एस्टेरॉयड का नाम है 1633482002 NN4, ये पूरा नाम है एस्टेरॉयड का। ठीक है, तो 202 तो जो 2002 है, ये 2002 इसका ईयर बता रहा है कि इस ईयर में इसको खोजा गया था। ठीक है, तो हाल ही में जो नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब नासा जो है, इसने घोषणा की है कि एक विशाल एस्टेरॉयड, एक विशाल सूर्यग्रह पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, लेकिन ये पृथ्वी के बहुत करीब से नहीं गुजरेगा, एक सुरक्षित दूरी से गुजरेगा, पृथ्वी पर कोई नुकसान नहीं होगा इस एस्टेरॉयड के तहत। ठीक है, और इस एस्टेरॉयड का नाम है 1633482002 NN4, ये पूरा नाम है भाई। ठीक है, तो आपको 2002 NN4 याद करना है बस।
तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इसकी जो खोज है वो जुलाई 2002 में की गई थी इस एस्ट्रॉयड की, और इस एस्ट्रॉयड को पोटेंशियल हार्जेडस एस्ट्रॉयड PHA में रखा गया है, संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह में रखा गया है। मैं भी आगे आपको बताऊंगा कि PHA का मतलब क्या है, और इसको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसे एस्ट्रॉयड को कहा जाता है जो पृथ्वी के बहुत पास से गुजर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, या कभी पे, ठीक है, तो उसे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नासा की जो जेट प्रपल्शन लेबॉर्ट्री है, तो जेट प्रपल्शन लेबॉर्ट्री है नासा, इसके अनुसार क्षुद्र ग्रह का जो व्यास है, जो ये एस्ट्रॉयड है, इसका व्यास बोले तो जो डायमीटर है वो लगभग 250 से 570 मीटर के बीच में हो सकता है। तो काफ़ी बड़ा एस्ट्रॉयड है, 250 से 570 मीटर का इसका डायमीटर है, और वैज्ञानिकों द्वारा इस एस्ट्रॉयड के घूर्णन का अवलोकन किया गया है। ये प्रत्येक 14.5 दिनों में अपनी धुरी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये एस्ट्रॉयड जो है 14.5 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी दूरी का। और वैज्ञानिकों का अनुमान क्या है कि यह एस्ट्रॉयड जो है वो 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना, 5.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इसे अगर हम मील में चेंज करें तो 11,200 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की कक्षा के पास से गुजरेगा, है ना, तो उसके पास से गुजर जाएगा ये, और इसके पृथ्वी से 5.1 मिलियन दूरी से गुजरने की अनुमान है। तो ये सारी बातें हैं भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं PHA क्या होता है, पोटेंशियल हजार्डस एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह क्या होते हैं। जो संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह होते हैं ये पृथ्वी के करीब से गुजरने से पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करने की संभावना बनी रहती है इन एस्ट्रॉयड को, इसीलिए इस एस्ट्रॉयड को PHA के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अगर ये आपकी बार जो नासा ने घोषणा की है, जब ये अब थोड़े दिनों बाद जब ये गुजरेगा, लगभग जुलाई में गुजरने वाला है, ठीक है, पृथ्वी के पास से, तो पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नुकसान नहीं होगा इस एस्ट्रॉयड के द्वारा, ठीक है। तो संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह की श्रेणी में उन क्षुद्रग्रहों को रखा जाता है जो मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस या इससे कम हो। तो जो मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस है ये होती है बच्चे 0.05 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस जो होती है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, इसे खगोलीय दूरी कहते हैं हिंदी में। खगोलीय दूरी का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है, ठीक है। तो 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या इससे कम की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चे, MOID कहते हैं, मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। साथ ही एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो है 22.0 या इससे कम हो, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें लागू होती हैं। एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 22.0 होना चाहिए और जो मिनिमम इंटरसेक्शन डिस्टेंस है वो 0.05 AU होना चाहिए, ठीक है, या इससे कम होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो होती हैं तभी किसी एस्ट्रॉयड को पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉयड क्या होते हैं बच्चे। तो एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा, जो सूर्य का परिक्रमण करते हैं उसे हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। छोटे छोटे पिंड होते हैं चट्टानों के बने हुए, और सूर्य ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है। जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं ऐसे ही एस्ट्रॉयड भी करते हैं, लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ये एक बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात हम समझते हैं, हमारे सौरमंडल में बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं, बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में एस्ट्रॉयड हैं, लेकिन जो ज़्यादातर एस्ट्रॉयड है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में ज़्यादातर एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या है। मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट का मतलब है
ये बेल्ट मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच का जो जगह है, इस जगह में सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं और इसी पूरी बेल्ट को मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 100 वर्षों तक 140 मीटर से बड़े किसी भी शुद्ध ग्रह के पृथ्वी के टकराने की संभावनाएं नहीं है। मतलब अगले 100 वर्षों तक कोई भी शुद्ध ग्रह 140 मीटर से बड़ा कोई शुद्ध ग्रह पृथ्वी से नहीं टकराएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूसी भाषा दिवस। ठीक है, रशियन लैंग्वेज डे। तो जो बच्चे रशियन लैंग्वेज डे है, ये हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है रूसी भाषा दिवस। ठीक है, तो रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और ये रूस के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। ठीक है, तो किसके याद में रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है? अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, जो कि रूस के एक प्रसिद्ध कवि थे, जिनको मॉडर्न रशियन लिटरेचर का जनक माना जाता है। आधुनिक रूसी साहित्य का जनक इनको माना जाता है। फरवरी 2010 में भाई विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भाषा दिवस का शुभारंभ किया। ठीक है ना, तो सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भाषा दिवस का शुभारंभ किया और संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, 6 आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र की जो है 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं देखते हैं। एक तो अंग्रेजी है, अरबी है, चाइनीज़ है, स्पेनिश, रशियन और फ्रेंच। ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं, कहीं पे नोट्स के रूप में बना सकते हैं। वैसे तो मैं इसकी जो PDF है अपने टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप इस PDF को बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्या न्यूज़ आई है बच्चे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक घोषणा की है कि द ग्रेट रीसेट थीम के तहत दावोस में वो अगले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो अगला जो शिखर सम्मेलन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो कहाँ पर होगा? दावोस में होगा। और इसकी थीम क्या रहेगी? द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट इसकी थीम रहेगी। और फोरम ने शिखर सम्मेलन में आ यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। तो इस शिखर सम्मेलन का नाम क्या है? ए यूनिक ट्विन समिट। और इसकी थीम क्या है? द ग्रेट रीसेट इसकी थीम है। कहाँ पर होगा? दावोस में होगा। तो ये याद रखना है बच्चे। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच पर 51वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें विभिन्न वैश्विक नेताओं हैं, बहुत सारे नेता इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नागरिक समाज और बहुहितधारकों को एकत्रित होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में, ठीक है, क्लाउस श्वाब के द्वारा की गई थी। तो क्लाउस श्वाब ने इसकी स्थापना की थी 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। और ये एक गैर लाभकारी संस्थान है। यह संगठन अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये। ठीक है, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहीं पे बच्चे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।